तानाशाह सरकारों के दौरान जब सत्ता गलत फाइनेंशियल फैसले लेती है तो नॉर्मल रिएक्शन के तौर पर अवाम सड़कों पर उतर करके ही अपनी नाराजगी जताती है। साल 1991 में आज़ाद मुल्क बनने के बाद से तेल और गैस के भंडार से भरा हुआ मुल्क कजाकिस्तान अब तक के सबसे बड़े प्रोटेस्ट का सामना कर रहा है और इसकी मेन वजह है फ्यूल यानी ईंधन की बढ़ती हुई कीमतें। लेकिन मौजूदा भारत शायद एक अनोखे मुल्क में तब्दील हो चुका है। ये बात मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि गोदी मीडिया के लिस्ट में ऊपर के पायदान पर पहुंचने की दौड़ में शामिल तमाम चैनल के बीच टीवी 9 भारतवर्ष ने 5 जनवरी 2022 को एक न्यूज़ चलाई थी। उसकी हेडलाइन थी, कजाकिस्तान में तेल की कीमतों के खिलाफ जमकर हुआ बवाल, गिर गई सरकार, इमरजेंसी लागू। दरअसल 2022 की शुरुआत अच्छी नहीं हुई है। श्रीलंका में भी मौजूदा भारत के सियासी हालात को लेकर हालात काफी खराब हैं। ब्रिटेन में तो प्रधानमंत्री को कई कैबिनेट मिनिस्टर ने बोल दिया कि अगर आपने लॉकडाउन लगाया तो फौरन हमारा इस्तीफा आपकी मेज पर होगा। दरअसल तमाम मुल्कों की सरकारें अब समझ गई हैं कि अवाम को अब और दबाया नहीं जा सकता, क्योंकि रोजी रोटी पर मुश्किलें आई तो जनता किसी के बाप की भी नहीं सुनेगी। लेकिन जानकारों का मानना है कि भारत की अवाम सबसे निराली है। वो कहती है पाबंदियां लगाकर लूटने वालों की तादाद बढ़ाई जाए, लेकिन कजाकिस्तान की अवाम को तानाशाहों की लूट पसंद नहीं आई है। इसी हफ्ते संडे को वेस्टर्न कजाकिस्तान के ज़ेनोज़ेन शहर में सैकड़ों लोग एलपीजी की ऊंची कीमतों के खिलाफ सड़कों पर उतरे थे। एलपीजी को कजाकिस्तान में ऑटो गैस के नाम से भी जाना जाता है और वो वहां का मेन फ्यूल है। इसके बाद से बगावत की ये लहर पूरे मुल्क में फैल गई और जहां तहां हजारों लोग सड़कों पर उतरकर प्रोटेस्ट में शामिल हो गए। प्रोटेस्टर्स अलमाटी में भी सड़कों पर उतरे, जो पहले यहां की कैपिटल हुआ करता था, और वहां के मेयर के दफ्तर में घुसकर उसमें आग लगा दी। इसके साथ ही म्युनिसिपैलिटी की इमारतों को, पुलिस की गाड़ियों को आग लगाने और हथियारबंद पुलिस ऑफिसर्स की गश्त, गोलीबारी और धमाकों की भी खबरें आ रही हैं। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक रूस ने सोवियत यूनियन का हिस्सा रहे मुल्क और मिलिट्री साझेदार कजाकिस्तान में वायलेंट प्रोटेस्ट को रोकने के लिए अपनी शांति सेना भेजी है। कजाकिस्तान के प्रेसिडेंट कासिम जोमार्ट टोकायेव ने इन प्रोटेस्ट्स के लिए विदेश में ट्रेन गिरोहों को जिम्मेदार ठहराया है और वायलेंस को रोकने के लिए प्रेसिडेंट टोकायेव ने कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन CSTO से दखल देने की अपील करी। आपको यहां पर बता दूं कि CSTO रूस, अर्मेनिया, बेलारूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और तजाकिस्तान का मिलिट्री अलायंस यानी सैनिक गठबंधन है। वहीं सोशल मीडिया पर अलमाटी की सड़कों पर गश्त करते और गोलियां चलाते सैनिकों और लूटपाट के अनकन्फर्म्ड वीडियो वायरल हो रहे हैं। माना जा रहा है कि कजाकिस्तान अपनी हिस्ट्री के सबसे बड़े अनरेस्ट का सामना कर रहा है, जबकि सोवियत यूनियन के बाद के दौर में रूस के बड़े सहयोगियों में शामिल ये मुल्क बीते दशकों में काफी स्टेबल रहा है। एक चौंकाने वाली बात यह हुई है कि प्रेसिडेंट कासिम जोमार्ट टोकायेव ने प्रोटेस्ट कर रहे लोगों के उन सभी मुद्दों को हल करने के लिए कदम उठाने का ऐलान किया है, जिसकी वजह से डिस्टरबेंस फैला हुआ है। यहां पर भारत की जनता के लिए सबसे अहम बात यह है कि कजाकिस्तान में प्रोटेस्ट कर रहे लोगों की 5 मांगों को उसको जानना जरूरी है। इन 5 मांगों में से 3 मांगे भारत जैसे किसी भी डेमोक्रेटिक मुल्क की आवाम को समझना चाहिए। इन मांगों के बारे में मैं आगे वीडियो में बताऊंगी, लेकिन पहले कजाकिस्तान के सियासी तमाशे से आपको रूबरू करा दूं ताकि वहां के लोगों की मांगों की अहमियत को आप समझ सकें। खैर, इस प्रोटेस्ट के चलते कजाकिस्तान के प्रेसिडेंट कासिम टोकायेव ने सरकार को बर्खास्त कर दिया है और उन्होंने सरकार पर ढिलाई का इल्जाम लगाते हुए कहा कि उसके चलते ही देश में ऐसे प्रोटेस्ट हो रहे हैं। प्रेसिडेंट ने गैस की कीमतें घटाने का वादा भी किया है, लेकिन लोगों का गुस्सा तब भी ठंडा नहीं हो रहा है।
जमीनी हालात भले ही अभी साफ नहीं है, लेकिन एक बात जरूर है कि लंबे वक्त से तानाशाह सरकार के साए में स्टेबल रहने वाला कजाकिस्तान इतने बड़े सियासी मुसीबत में इससे पहले कभी नहीं फंसा। इसके नतीजे काफी बड़े हो सकते हैं, क्योंकि यह सोवियत यूनियन का हिस्सा रहा है और रूस के साथ करीबी रिश्ते बनाए हुए है। दरअसल साल 1991 में सोवियत यूनियन संघ के टूटने के बाद कजाकिस्तान आजाद हो गया था। इसके बाद कई सालों तक वहां नूर सुल्तान नजरबायव की हुकूमत रही। वो 1984 में ही प्रधानमंत्री बन गए थे। उस वक्त कजाकिस्तान सोवियत यूनियन का ही हिस्सा था। बाद में वो बिना किसी ऑपोजिशन के प्रेसिडेंट चुन लिए गए। उन्हें करिश्माई नेता माना जाता था। पूरे देश में उनकी कई मूर्तियां खड़ी हो गईं। आखिरकार 2019 में एक प्रोटेस्ट के चलते उन्हें गद्दी छोड़नी पड़ी, लेकिन उसके फौरन बाद ही हुए एक चुनाव में उनकी पसंद के नेता टोकायेव राष्ट्रपति चुन लिए गए। माना गया है कि चुनाव में धांधली हुई थी। इंटरनेशनल लेवल पर जानकारों ने उस चुनाव को काफी क्रिटिसाइज किया था, लेकिन टोकायेव के प्रेसिडेंट बनने के बावजूद सत्ता पर नजरबायव की पकड़ बनी हुई है। जानकारों का मानना है कि मौजूदा प्रोटेस्ट दरअसल उन्हीं के खिलाफ है। नजरबायव को इस्तीफा दिए 3 साल हो चुके हैं, लेकिन देश में बहुत कम बदलाव हुए हैं। सुधारों की धीमी रफ्तार से कजाकिस्तान के लोग खफा हैं। देश में लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड गिरता जा रहा है और लोगों की आज़ादी घटती जा रही है। कजाकिस्तान में ज्यादातर इलेक्शन सत्ताधारी पार्टी ही जीतती रही है। उसके पाले में 100% तक वोटिंग हुई है। मुल्क में कोई असरदार ऑपोजिशन पार्टी भी नहीं है। लोग बढ़ती महंगाई से परेशान हैं। ऐसे में हाल ही में बढ़ी गैस की कीमतों ने आग में घी का काम किया और लोग बुरी तरह से भड़क गए। माना जा रहा है कि हाल में जेन्योजेन से जो प्रोटेस्ट शुरू हुए हैं, उसकी नींव तकरीबन 10 साल पहले ही पड़ गई थी। तब तेल कर्मचारी हड़ताल पर चले गए थे। प्रोटेस्ट करने वालों पर ऑफिसर्स की सख्त कार्रवाई में दर्जनों लोगों की मौत हो गई थी। पीसफुल मगर थोड़ी तानाशाह वाली सरकार वाले मुल्क की इमेज को इससे चोट पहुंची थी। 2011 में कर्मचारियों की हड़ताल के पीछे उनकी कम मजदूरी वजह थी। हालांकि इस बार जेन्योजेन के लोग ऑटो गैस की कीमतें बढ़ने के चलते सड़कों पर उतरे हैं। ज्यादातर लोग अपनी कार में इसी फ्यूल का इस्तेमाल करते हैं और नए साल में इसकी कीमत दुगनी हो गई है। अब इस्तीफा दे चुकी सरकार का कहना है कि प्रोडक्शन में कमी और मांग में भारी बढ़ोतरी के चलते गैस की कीमतें बढ़ी हैं। वैसे कजाकिस्तान लंबे अरसे से कई दिक्कतों का सामना कर रहा है, खास तौर से एनर्जी के सेक्टर में। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे कि पिछले साल ये मुल्क जरूरत के मुताबिक बिजली पैदा करने में नाकाम रहा, जिसकी वजह से इमरजेंसी के हालात में बार बार बिजली काटनी पड़ गई। बिजली की कमी को पूरा करने के लिए वो रशा पर डिपेंडेंट है। इसके साथ ही मुल्क में खाने पीने की चीजों की कीमतें भी पिछले साल पतझड़ के वक्त काफी बढ़ गई थीं। इसके बाद सरकार ने मवेशियों के साथ ही आलू और गाजर के एक्सपोर्ट पर रोक लगा दी। अब मौजूदा सियासी तमाशा ऐसे दौर में शुरू हुआ है जब मुल्क की सियासत चौराहे पर खड़ी है। 3 दशकों से कजाकिस्तान पर नूर सुल्तान नजरबायव की हुकूमत रही। कम्युनिस्ट दौर में वो कजाक सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक के प्रधानमंत्री और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ कजाकिस्तान के चेयरमैन थे। उन्होंने सोवियत यूनियन के बाद के दौर में कजाकिस्तान पर मुल्क के पहले प्रेसिडेंट के तौर पर हुकूमत करी। उनके तानाशाही तौर तरीकों ने मुल्क पर अपनी छाप छोड़ी है। हालांकि वो वेस्टर्न कंट्रीज से तेल और गैस के सेक्टर में इन्वेस्टमेंट जुटाने में कामयाब रहे। इसके जरिए उन्होंने अपने देश के लोगों के लिए कुछ दौलत भी पैदा करी। नजरबायव मुल्क की कैपिटल साउथ के अलमाटी से हटाकर किर्गिस्तान के नजदीक अस्ताना में ले आए। उसका नाम उनके सम्मान में नूर सुल्तान रख दिया गया। 81 साल के नजरबायव ने मार्च 2019 में जब अपने इस्तीफे का ऐलान किया तो वह सोवियत दौर के बाद के वक्त के सबसे लंबे अरसे तक सत्ता पर काबिज रहने वाले शासक थे। नजरबायव ने इस्तीफा के पीछे अपने खराब सेहत का हवाला दिया। हालांकि जानकारों का मानना है कि उनका इरादा अपनी विरासत को बचाने का था। 68 साल के कासिम जोमार्ट टोकायेव ने उनकी जगह ले ली।
हालांकि अभी तक नजरबायेव ने मुल्क के गवर्नेंस सिस्टम में अपनी पकड़ बनाए रखी है। हकीकत में नजरबायेव देश के ताकतवर सिक्योरिटी काउंसिल के चीफ बने रहे और साथ ही सत्ताधारी नूर ओतान पार्टी के भी। नवंबर 2021 में उन्होंने पार्टी की कमान टोकायेव को सौंप दी और फौरन खुद को सिक्योरिटी काउंसिल का चीफ बना लिया। खैर, धीरे धीरे सत्ता छोड़ने की नजरबायेव की प्लानिंग खटाई में पड़ गई है। कई सोवियत मुल्क भी वहां चल रहे सियासी तमाशे पर बारीकी से अपनी नजर बनाए हुए हैं। जाहिर है कि इसमें रूस भी शामिल है। कजाकिस्तान इलाके में बेलारूस के बाद दूसरा सबसे बड़ा सहयोगी देश है। 2020 में बेलारूस के प्रोटेस्ट में घिरने के बाद वो दूसरा सहयोगी मुल्क है जो ठीक वैसे ही डिस्टर्बेंस से गुजर रहा है। रशिया दोनों मुल्कों के साथ करीबी सियासी और फाइनेंशियल रिश्ते बनाए हुए है। 2020 में रूस, बेलारूस, कजाकिस्तान ने यूरेशियन कस्टम यूनियन बनाया था। रूसी प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन की देखरेख में बना यह एक बेहद एम्बिशियस प्रोजेक्ट था। रूसी प्रेसिडेंट और नजरबायेव के बीच करीबी रिश्ते हैं। आखिरी बार दोनों दिसंबर में फॉर्मर सोवियत मुल्कों के सेंट पीटर्सबर्ग में हुए सम्मेलन में मिले थे। खैर, अब अहम बात यह है कि सड़क पर उतरे लोग 5 मेन मांगे कर रहे हैं। पहली ये कि सरकार में सही तरीके से बदलाव हो। दूसरी मांग यह है कि लोकल गवर्नर्स का सीधा चुनाव हो, क्योंकि इस वक्त गवर्नर्स को प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं और लोगों को इस तरह से अपॉइंटेड कठपुतली गवर्नर नहीं चाहिए। तीसरी मांग यह है कि 1993 के कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान की वापसी हो, जिसमें प्रेसिडेंट का कार्यकाल और उनकी ताकत लिमिटेड थी। प्रोटेस्टर्स की चौथी मांग यह है कि सिटीजन्स के खिलाफ दर्ज मुकदमे खत्म हो और पांचवी मांग है कि ऐसे लोगों को हुकूमत में लाया जाए जिनका फिलहाल सत्ता में बैठे नेताओं से कोई रिश्ता ना हो। दूसरी, तीसरी और पांचवी मांगे बेहद अहम है अगर हम मौजूदा भारत में चल रहे सियासी तमाशे के नजरिए से भी देखें दोस्तों तो भी। उम्मीद करती हूं कि अब आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कह रही हूं। जय हिंद, सत्यमेव जयते, अल्लाह हाफिज। दोस्तों, हमारा पूरा वीडियो, दूसरे और वीडियोस देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो www.patreon.com/dr अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर करना हरगिज नहीं भूलें। आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं हमारे ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर। मेरा ट्विटर हैंडल है @arshi_aziz khan। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।